बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 16 श्रम की महिमा। श्रम यानी परिश्रम। जो कार्य हम करते हैं उसमें परिश्रम लगता है, उसे हम श्रम कहते हैं। इसका केंद्रीय भाव है इस कविता का, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद ज़िले में हुआ था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। और ये गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, इन पर भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस कविता का केंद्रीय भाव कवि ने बताया है कि जीवन में केवल दो प्रकार के व्यक्ति असफल होते हैं। एक वे जो केवल सोचते हैं, करते नहीं हैं। पहले प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो केवल सोचते हैं, यानी जैसे मुंगेरी लाल के सपने, बैठे बैठे सपने देखना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अगर केवल सोचते रहने से ही कार्य संभव हो जाता तो क्या बात थी। ऐसा बोला भी गया है कि शेर वैसे तो जंगल का राजा होता है, लेकिन उसके पास भी कोई जानवर खुद खाने के लिए नहीं आता कि लो राजा साहब आप हमें खा लो, क्योंकि वह मांसाहारी है। उसे भी शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, राजा को भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वह अपना राजा का खिताब बनाए रख सकता है। इसी प्रकार ऐसा इसलिए बोला गया है कि केवल अगर शेर सोचे कि हाँ मैं राजा हूँ और मेरे पास शिकार आ जाएगा, तो ऐसा संभव है क्या। तो इस लाइन का जो अर्थ है वह यह कहना चाह रहे हैं कवि कि केवल सोचते रहने से ही कार्य पूरे नहीं होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग रहते हैं वह सोचते ही नहीं हैं, केवल कार्य करते हैं। जैसा कि मजदूर लोग, हमाल लोग क्या करते हैं, बस जो बोल दिया वह उनसे कह दिया कि आपको ये रेत उठाकर उस जगह पर डालना है, सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी मेहनत वह करते हैं। दूसरे दिन भी वही काम, चौथे दिन भी वही काम। वह सोचते ही नहीं है कि हम यह काम जो कर रहे हैं इसमें परिश्रम ज़्यादा लग रहा है और हमें परिश्रम के हिसाब से पैसा उतना नहीं मिल रहा। हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा जीवन स्तर है, हम और कैसे इतने परिश्रम के द्वारा सुधार सकते हैं। वह दिमाग ही नहीं लगाते, बस पशु जैसा कार्य करते रहते हैं। पशु नहीं रहते, जैसे गधा है, उसको जो जिस काम में लगा देते हैं वही काम वह करता रहता है, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचता। ये लोग उस प्रकार के रहते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का कहना है कि सफल केवल वही होते हैं जो सोच समझ कर काम करते हैं। यानी पहले सोचो समझो और फिर काम करो कि यह काम हम कैसे इतने बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। गांधी जी की सफलता का यही मंत्र है। गांधी जी आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर यानी कि वह हमेशा हर बात के लिए अपने ऊपर ही आश्रित रहते थे। वह किसी असफलता के लिए भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे और हर कार्य खुद ही करना चाहते थे, जहाँ तक हो सकता था, संभव हो सकता था वहाँ तक। वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे। अब गांधी जी इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, इतने उन्हें लोग बापू कहकर बुलाते थे, राष्ट्रपिता कहकर बुलाते थे, लेकिन फिर भी वह ईश्वर की पूजा किसको मानते थे? सेवा को ही मानते। दूसरों की सेवा करना, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना ही उन्हें अच्छा लगता था। ऐसा इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है। अगर हम किसी बुजुर्ग की सेवा करें या तो किसी जानवर, कोई सड़क पर पड़ा है, निरीह है, अब जिसका कोई भी नहीं है, उसका अगर हम उसकी सेवा करें या अस्पताल में जाकर रोगियों की सेवा करें तो हमारा मन भी निर्मल होता है और हमारा स्वभाव अच्छा बनता है। वे कर्म को पूजा भाव से करते थे, फिर चाहे सूत काटना हो या अनाज से कंकड़ बीनना। गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि वह अपना जो कपड़ा है वह खुद ही बुनते थे, खादी बनाते थे और फिर उसी खादी को वह पहनते भी थे। तो केवल कपड़ा बनाना, बुनना ही नहीं, उसका जो धागा था वह खुद ही बनाते थे। तो वो बनता था कपास से, तो वह खुद ही कपास से सूत काटते थे और फिर
कपड़े उसके पहनते थे। इसी प्रकार जैसे चावल से, गेहूं से कंकड़ बीनना है, गेहूं साफ करना है, सब्जियां साफ करना है, काटना है, खाना बनाना है, जो काम हम आज तुच्छ समझते हैं अपने घरों में बच्चे करते नहीं हैं कि अरे मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। अच्छे अच्छे पढ़ लिख लेते हैं, बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको घर का काम करने में शर्म आती है, या दूसरा झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में शर्म आती है। लेकिन गांधी जी इन सब कामों को क्या कर मानते थे? पूजा मानते थे, और पूजा भाव से ही वह सभी कार्य करते थे। उनका कहना था कि कोई भी काम तुच्छ नहीं होता, कोई भी कार्य जो है छोटा नहीं होता है, सभी कार्य बराबर हैं, एक जैसे समान महत्व के हैं। यही संदेश कवि ने इस कविता में दिया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है, तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो कि गांधी विचारवादी नेता वो कवि थे, तो वह कहना चाह रहे हैं गांधी जी के विचार जो कि श्रम पर आधारित थे, तो वह कह रहे हैं कि तुम अगर कवि हो, तुम कागज़ पर लिख रहे हो, तो जितना कवि महत्व रख रहा है देश के लिए, उतना ही तो वह सड़क झाड़ने वाला जो मेहतर है वह भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम व्यापारी हो तो वह किसान है। व्यापारी और किसान में गहरा नाता होता है। व्यापारी व्यापार किस चीज़ का करता है? जो चीज़ें किसान खेत में उगाता है या फैक्ट्री में जो बनता है सामान, तो उन चीज़ों को कौन बनाता है? या तो कृषक बनाता है या मजदूर बनाता है। उसी को व्यापारी उसी चीज़ों उन्हीं सामानों का व्यापार करते हैं। अगर कहीं कृषक अनाज ना उगाए, मजदूर उनके जो सामान है वह ना बनाए, तो क्या व्यापारी खुद बनाकर उस सामान का व्यापार करेगा? तो कवि का कहना है कि यह सभी बराबर महत्व रखते हैं, चाहे वह सड़क झाड़ने वाला हो। अगर एक ही दिन सड़क झाड़ने वाला मेहतर अगर नहीं आए तो चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य हो जाए, हम नाक बंद करके तो निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ सफाई कौन करेगा? इसलिए उसका भी उतना ही महत्व है जितना व्यापारी का है, और किसान का भी उतना ही महत्व है जितना कवि का या व्यापारी का है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसीलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल? कवि कहना चाह रहा है कि अगर एक आदमी घड़ी बनाता है और एक चप्पल बनाता है, तो ऐसा तो नहीं कि घड़ी बनाने वाला बड़ा व्यापारी बन जाएगा और चप्पल बनाने वाला छोटा। चप्पल बना रहा है, लेकिन चप्पल भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घड़ी। घड़ी जो कि हमें समय बताती है, और चप्पल के बिना हम एक थोड़ा सा दूर भी जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पैरों में अगर चप्पल नहीं होगी तो हमें चलना मुश्किल हो जाएगा, और मार्ग में जो कांटे हैं, पत्थर हैं, वह हमें दुख पहुंचाएंगे। इसीलिए ना तो चप्पल बनाने वाला बड़ा है और ना ही घड़ी बनाने वाला, सभी बराबर हैं। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की घिसते थे, आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। अब गांधी जी के बारे में कवि बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी क्या क्या काम करते थे। वह एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो थे ही, बहुत बड़े वकील भी थे, बहुत मतलब जो कि देश के लिए मर मिटने वाले, उन्होंने अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने का संकल्प लिया था, और अपने संकल्प में वह सफल भी हुए। तो ऐसे गांधी जी और क्या काम करते थे? वह अपना सूत काटते थे। सूत काटना यानी जो कपास होता है उससे धागा बनाने का कार्य भी गांधी जी करते थे, और कपास को जुलाहों के जैसा धुनते। उसके पहले क्या करना पड़ता था? कपास को धुनना पड़ता था। सूत काटने के पहले कपास में से जो बिनौले रहते, बिनौलों में से कपास निकालना, कपास को साफ करना, ये सब कार्य भी गांधी जी ही करते थे। इसी प्रकार चावल गेहूं से, अनाज में से कंकर साफ करना,
और आटा चक्की में से पीसना, गेहूँ जो रोटियां बनती थी वह चक्की अपने खुद पीसते थे वह आटा। और आश्रम का जो अनाज था वह पूरा खुद ही वह हाथ की चक्की से पीसते थे और पिसवाते थे। और भी बहुत सारे कार्य थे जो गांधी जी करते थे, जैसे जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था, हर काम सफाई से नित करना भाता था। अब किताबों की जिल्द बांधना, किताबें की जिल्द क्या होती है आप लोगों को शायद से नहीं पता है। हम लोग जब छोटे थे तब ऐसा करते थे कि जो पुष्टे रहते थे उनको अपनी किताब के दोनों तरफ बहुत अच्छी सफाई से उनको लगाया जाता था, जिससे किताबें बहुत दिनों तक चलती थी। तो उन किताबों से बड़े भाई बहन पढ़ते थे, उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, सभी भाई बहन एक ही किताब से पढ़ लेते थे और वह किताब खराब नहीं होती थी। और बाद में वही किताब किसी दूसरे जो छोटे बच्चे रहते थे, जिस क्लास की वह किताब रहती थी, उन्हें दे दी जाती थी। यानी वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती थी वह किताब एक ही। और आजकल हम जब जिल्द नहीं बांधते तो हमारी किताबें साल पूरा होने के पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगता था जिल्द बांधना। और जो घर की सफाई का काम है, आसपास की जो सफाई का काम है, वह भी वह करते थे और रोज़ करते थे। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी इस प्रकार से बहुत सारे कार्य करते थे और उनके आश्रम में भी वह अपना कार्य खुद स्वयं ही करते थे। बाथरूम धोना, लेटरिन जाते थे वहाँ का साफ सफाई, आसपास के कचरा साफ करना, ये सब कार्य गांधी जी स्वयं करते थे। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम, एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब, जब पहुँचे मिलने बाबूजी पीस रहे थे तब। बापूजी ने कहा बैठिए पीसेंगे मिलकर, जब बेझिझके गांधी जी ने कहा और खिलकर, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई, बैठ गए वे दफसट में पर अकल नहीं आई। गांधी जी अपने सभी कार्यों को, अपने सभी मेहनत जो भी वो करते थे वह उसे पूजा मानते थे। वह बैठकर घंटों से भगवान की पूजा नहीं करते थे, वह केवल कार्य ही करते रहते थे और उसी को वह पूजा मानते थे। ऐसा आप लोगों ने शायद अपने घर में भी देखा होगा। आपकी मम्मी बहनें वगैरह घर के कार्य कितनी तन्मयता से करती हैं, और तन्मयता और लगन उसी कार्य में आती है जिसको कि हम बहुत दिल से करते हैं। तो ऐसे ही वह सभी कार्य करते थे दिल से। क्या किया, पूजा भी दिल से ही करते हैं। जब हमारा पूजा हम जब करते हैं तो तन मन सब हम पूजा भगवान में ही लगा देते हैं। इसी प्रकार जब कोई जो काम है वह हम तन और मन के साथ करेंगे तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। इसी प्रकार अब एक कहानी इसमें बताई गई है गांधी जी के बारे में कि एक बार कोई वकील साहब गांधी जी से मिलने पहुँचे। तब बापूजी अनाज पीस रहे थे चक्की में। तब बापू ने कहा कि बापू कभी भी ऐसे ऑफिस में जाकर किसी से नहीं मिलते थे। वो जहाँ रहते थे, जो कर रहे होते थे, वहीं पर लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। कोई ऐसी उनके मतलब ऐसा नहीं था ऑफिस वगैरह, या कोई ऐसा बना हुआ नहीं था कि केवल टेबल कुर्सी लगी है, कोई आया तो बापूजी अंदर से आ गए और फिर उनसे मिले और फिर अंदर कार्य करने चले गए। बापूजी का आदेश था कि टाइम का भी ध्यान रखा जाए, समय का वह बहुत मतलब कदर करते थे। तो किसी के लिए वह कार्य करते हुए रुकते नहीं थे। कोई आया है, अगर कहीं ज़रूरी है तो वह वहीं कार्य करते में ही उनसे बातचीत कर लेता था। तो वकील साहब भी गांधी जी के पास गए, जबकि गांधी जी क्या पीस रहे थे, अनाज पीस रहे थे चक्की पर। तब बापू ने कहा कि आइए बैठिए, जबकि वो बहुत बड़े वकील थे। उनने सहज ही कहा कि आइए बैठिए, हम दोनों ही चक्की पीसते हैं। तब अब वह बहुत बड़े वकील थे तो वो थोड़े झिझक गए कि अरे मैं इतना बड़ा वकील और मैं यहाँ चक्की पीसूँगा। लेकिन गांधी जी ने हंसकर कहा कि कोई भी कार्य जो सेवा का है वह छोटा नहीं होता, यह तो हमारा ईश्वर है, यह तो ईश्वर पूजा है। तब उन्होंने गांधी जी की बात मानकर वह उनके पास तो बैठ गए, लेकिन
उनको फिर भी ये समझ में नहीं आया कि यह काम मैं क्यों करूं, और थोड़ा सा वो झुंझला भी रहे थे। उनको समझ में नहीं पड़ रहा था कि ये क्या है, ये क्या चक्की वक्की बापू हमसे पिसवा रहे हैं। और मगर लेकिन संकोच के कारण वह उनके पास बैठकर उन्होंने चक्की पर आटा पीसा। तो ये आज की श्रम की महिमा हमारी कविता समाप्त हो गई है। अगर यह कविता आपको अच्छी लगी हो, इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस कविता को लाइक ज़रूर करें।